हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज आप लोग के बीच लेके आए हैं सेट 3 50 क्वेश्चन बता रहे थे आप लोग को विथ एक्सप्लेनेशन, जिसमें सेट 1 और सेट 2 आप लोग को बता चुके थे। आज आप लोग के बीच सेट 3 लेके आए हैं। ये सेट 3 है। जो लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई ये सब का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करेंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। उसका ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एडिटोरिया का ईयरली करेंट अफेयर्स आप लोग को बता रहे थे। प्रैक्टिस सेट 8 तक आप लोग को बता चुके थे, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है लूनर कास्टिक के नाम से? तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को बनाने में किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो निम्न में से बताइए इसमें से कौन सा सबसे इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व है? तो ये क्लोरीन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितना ऊर्जा मुक्त होता है वह उसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये ग्रीनोकाइट जिसका कैडमियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 48। कैडमियम वाला एकमात्र खनिज ग्रीनोसाइड है। यह कैडमियम ज़्यादातर USA, बोल्विया, ग्वाटेमाला में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम ग्रीनोनाइट का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। तो गन मेटल किससे बनाया जाता है? तो ये तांबा, जिंक और टीन से बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये गन मेटल का क्या क्या यूज होता है? कॉपर यूज होता है, टीन यूज होता है और जस्ता यूज होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और टीन का होता है 50 और जिंक का होता है 30 एटॉमिक नंबर। तांबा, जिंक और टीन गन मेटल का मिश्र धातु के अवयव है। तांबा, जिंक और निकेल जो है वो जर्मन सिल्वर का है, याद रखिएगा। तांबा, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर का अयस्क है। और तांबा, जिंक और लोहा क्या है? डोलामाइट के अवयव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, जिंक और टीन गन मेटल का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की स्थिति कब बनती है? तो ये बनती है 23 सितंबर को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यही है, देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को
जोड़ती है, तो वो कौन सा जल संधि है, तो वह मलस्का जल संधि। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही है मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। सुंडा जल संधि किसको जोड़ता है, तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। युकाटान जल संधि किसको जोड़ता है, तो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन की सागर को जोड़ता है। और पाक जल संधि किसको जोड़ता है, तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर स्थित है, ग्रैंड कैनियन बांध, तो ये है कोलोरेडो नदी पर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यही है ग्रेट कैनियन और हूवर बांध जो है कोलोरेडो नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडा जलधारा नहीं है। तो ठंडी जलधारा इसमें से कौन नहीं है, तो ये नहीं है, तो यह है अलास्का की धारा। ये तो गर्म जलधारा है, ये ठंडी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन है, यही ये सब जो धारा है ये सब गर्म धारा है, ठंडी धारा। गर्म धारा यहाँ से अलास्का हो गया, सुसीमा धारा हो गया, यह सब जो है ये सब ऑस्ट्रेलिया और ये सब क्या है, गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भारत मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो मानक समय रेखा बोल रहा है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये ओडिशा से होकर गुजरती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यही है 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, तो 5 राज्य से होकर गुजरता है, याद रखिएगा आप लोग पॉइंट ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला है कौन सा है, तो ये हो जाएगा कौन, इंदिरा कौल। तो इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केप कोमोरियन। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यही है केप कोमोरियन भारतीय मुख्य बिंदु भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो 3 के साथ तो लगता है, इसमें से कौन सा एक से नहीं लगता, ये क्वेश्चन है। तो ये म्यांमार से नहीं लगता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से बंगाल की सीमा लगता है। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देश भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली तथा मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारतम्य अधिक और मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है।
तारात्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर बोला है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः वाहनों में चालक द्वारा पीछे से आने वाली वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो सिर्फ अंदर की ओर बोला है, बाहर की ओर नहीं बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी जो है कि अंदर की होता है, बाहर की ओर पूछता तो लाल होता है इसका आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए अंदर की ओर बोला है, ये अंदर की ओर बोला है, तो देखिए अंदर की ओर क्या हो गया? ये हो गया वायलेट, अंदर की ओर हो गया। बाहर की ओर पूछता तो ये रेड हो जाता। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग अंदर की ओर, लाल रंग बाहर की ओर होता है। बारिश के अंदर बनने वाले इंद्रधनुष की बात करें तो यह सुबह को पश्चिम दिशा में और शाम के समय पूर्व की दिशा में बनता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब पॉइंट मेन पॉइंट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसमें से कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो ये ए और बी दोनों हैं। परासत तरंग और बीटा किरण ये दोनों हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही है, दृश्य प्रकाश तरंग है, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंग, एक्सरे किरण, गामा किरण तरंग आदि सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो ये कौन सा वैज्ञानिक किया है? तो ये न्यूटन ने किया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ये ध्यान में रखिएगा आप ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? क्या बोला है? यूनियन ऑफ स्टेट में, तो सिर्फ क्या हो जाएगा? केवल राज्य होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो कौन सा भाग को? तो भाग 3 को दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करवा सकता है, जबकि अन्य अधिकार की स्थिति में व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये भारत की ही देन है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत देश की देन है जो 1962 से
जारी की गई है। 1962 में ये जारी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है? तो ये कौन सा निम्न में से बोला है? तो 3 वर्ष में तो हुआ था, बाकी कौन से ऐसा वर्ष में जो नहीं हुआ था आपातकाल? तो ये 1965, बाकी 1962 में हुआ था, 1971 में हुआ था, 1975 में हुआ था। चलिए एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971, 1975 में घोषित किए गए हैं। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा। अतः 1975 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो 3 बार याद रखिएगा, कब कब? 62, 71 और 65। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग बोल रहा है, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये क्वेश्चन है। तो ये हुआ था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बीपी मंडल वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग की आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए संसद की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो वह सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है? कितना दिन तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो सदन का उसका रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका नन ऑफ दीज होगा। 60 दिन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो ये किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यही है लक्ष्मीकांत झा। न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संतुष्टि पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। रबी और खरीफ के मौसम में, याद रखिएगा आप लोग ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो जेंडर बजट बोला कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया था 2005 और 6 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये है महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005-6 से भारत सरकार ने वित्तीय बजट में जेंडर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है 2005-6 से। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यह है खुशहाली, ये नहीं है। बाकी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन निर्वाह स्तर है, खुशहाली नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही है हेल्थ है, इकोनॉमिक है और लिविंग स्टैंडर्ड है, खुशहाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त संवत की शुरुआत
किसने की थी? तो गुप्त संवत बोला किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यही है। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया। ऐतिहासिक अभिलेखी में श्री गुप्त और घटोत्कच गुप्त को महाराजा कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिकार कहा गया, महाधिराज कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? तो ये लाहौर था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 ईस्वी की शासन किया था। वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। उपाधि क्या क्या है इसका? अपना उपाधि था लाक्स बख्श इसी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी इसी कहा जाता है। हामिद द्वितीय इसी कहा जाता है। कुनार खां इसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अलाई दरवाजा अथवा कुशक ए शिकार का निर्माण किस शासक ने किया? तो शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। थी इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा 28 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीरी का नगर, अलाई दरवाजा, जैमत खां का मस्जिद आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तारिक ए फिरोज शाही का रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जलाउद्दीन बरनी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाए 29 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये तारीख है फिरोज शाही जलाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था कौन सा वर्ष? तो 1932 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगस्त 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, खैरा का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ खैरा का युद्ध कब हुआ था। तो ये खैरा का युद्ध हुआ था 1707 में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1707। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खैरा का युद्ध छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहू और ताराबाई की सेना के मध्य अक्टूबर 1707 में हुआ था। इस युद्ध में शाहू का विजय हुआ। शाहू को शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो यह मैग्नीशियम। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्ण रहित हरित लवक पर्ण हरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, त्रिवलनीय कपाट
पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है ये क्वेश्चन है। त्रिवर्णी कपाट कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दाहिने अलिंदा एवं दाहिने निलय के बीच। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यही है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलित बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिबेरम। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यही है सेरिबेरम, जो नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पायरिडॉक्सिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कौन सा विटामिन का नाम है पायरिडॉक्सिन? तो ये आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, विटामिन सी का नाम है पायरिडॉक्सिन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पायरिडॉक्सिन विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सेन जोस किस देश की राजधानी है? तो ये है कोस्टारिका का। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोस्टारिका। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेन जोन कोस्टारिका की राजधानी है, ये कोस्टारिका। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय वन वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, देहरादून। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में है, लेकिन केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये देहरादून में। सॉरी, क्वेश्चन क्या था वो? राष्ट्रीय वनस्पति पूछ रहा था। तो इसका आंसर लखनऊ ही सही होगा, क्योंकि वनस्पति पूछ रहा है। अगर वन पूछता तो होता देहरादून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जनेवा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अवध का कौन सा अंतिम नवाब था? तो ये था वाजिद अली शाह। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पूछ रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो कौन मिला था? ये लॉर्ड मिंटो से।
तो ये मिला था आगा खां। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 41 का आंसर। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो में शामिल शिमला में मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? गठन पूछ रहा किस वर्ष किया गया था? तो यह 1928 में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इस संगठन के संस्थापक थे भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर और पूछ दे कि और क्वेश्चन आ जाए कि भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा योजना को? तो ये माउंटबेटन योजना को भी इसका नाम से जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। माउंटबेटन योजना डिकी वर्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पकालीन स्थल है? सबसे बड़ा पूछ रहा है भारत में, तो वो कौन है? तो ये है राखी गढ़ी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राखी गढ़ी है कहाँ, देख लेते हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहीं पर है हरियाणा के पास राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? ये कौन सा धर्म का मत था? तो ये था बौद्ध धर्म का। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यही थे बौद्ध धर्म, बुद्ध भगवान। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 46 की ओर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? जो निम्न में से बोला है कौन सा नहीं बदलता है? तो ये देखिए, ये इसका फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलता है, इसकी आवृत्ति नहीं बदलता, बाकी तरंगदैर्घ्य वेग दोनों बदल जाता है। तो इसकी आवृत्ति सिर्फ चेंज नहीं होता। 46 का आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलता। तो यही है जो चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, डूबते हुए सूरज लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? तो ये किस परिघटना से संबंधित है? तो ये परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन के कारण डूबते समय लाल दिखाई देता है सूर्य। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकाश के परिकिरणन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई
देता है, जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में ना चिपकने वाले परत चढ़ाने में किया जाता है? तो ये टेफ्लॉन का किया जाता होगा, तो इसका ऑप्शन बी है 48 का आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में ना चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। ये इसका टेफ्लॉन, इसका ये फार्मूला है टेफ्लॉन का। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो कौन सा राज्य था जो प्रथम विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? कौन सा राज्य को? तो ये असम को दिया गया था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 1969 में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो यही है असम। आज का लास्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं। दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन सा में है अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 10वां में है, दल बदल अधिनियम। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दल परिवर्तन के आधार पर निर्वाहत के बारे में उपबंध संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में पारित किया गया था। दल बदल अधिनियम किस अनुसूची से है? तो ये 10वां अनुसूची से है। ठीक है, आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट 10 आप लोग को 3 आप लोग को बता चुके हैं। इसके बाद आप लोग के बीच सेट नंबर 4 लेके आएंगे। जो लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीडीपीओ या बिहार एसआई, वो सब के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो हम डाल चुके हैं और पॉलिटी का भी वीडियो डाल चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 के लेके।